खुशामदीद नाज़रीन। अभी आप डॉक्टर अनवर इब्राहिम मलेशिया के वज़ीर आज़म का इंटरव्यू देख रहे थे जो हमारी एंकर पर्सन डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार ने किया। बहुत सारी बातें की उन्होंने, अपना तजर्बा बताया कि पाकिस्तान में उनको कैसा लगा। अल्लामा इकबाल के हवाले से उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और उसके साथ साथ उन्होंने मलेशिया की तरक्की का राज भी बताया कि अगर आप कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लान चाहिए, एक लाहे अमल चाहिए और लगन चाहिए, विल चाहिए और उस पर मुसलसल आपने काम करना है। इसके फॉलोअप में आज हम गुफ्तगू करते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर एम्बेसडर खालिद सईद साहब, किसी तारुफ के मोहताज सईद खालिद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर तलत अनवर साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का दौरा अहमियत का हामिल, बहुत सारी उन्होंने गुफ्तगू की, हमारे लिए बहुत से लेसन्स भी छोड़ के गए। आपने क्या देखा कि मतलब मलेशिया या प्राइम मिनिस्टर की जो गुफ्तगू थी उससे हमें क्या सीखना चाहिए? मलेशिया ने जो तरक्की की है उसके अंदर हमें क्या 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 सबक मिलते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मलेशिया उन मुल्कों में से है जो पाकिस्तान को एक मशले राह की तरह देखते थे जब हमें आज़ादी मिली, और उसके बाद जो हमने यानी जो प्रोग्रेस पाकिस्तान ने दिखाई मुख्तलिफ़ शोबों में, वो कई ममालिक जो थे उनके लिए एक किस्म का यानी गाइडेंस थी। वो एशिया में भी थे ममालिक और अफ्रीका में भी थे, मिडल ईस्ट में थे। वो समझते थे कि ये एक मॉडल है, और इस हद तक कि शाह फिरान जो हैं वो यहाँ आए हमारे डैम देखने के लिए। तो अगरचे डैम ब्रिटिश इरा में बने थे, लेकिन इससे आइडिया होता है कि पाकिस्तान उस वक्त यानी डेवलपमेंट की किन किन स्टेजेस से गुज़रा। और मलेशिया का ख़ास था, मलेशिया के जो पहले वज़ीर आज़म थे तुनकू अब्दुल रहमान, उन्होंने अपने बच्चों को एचिसन कॉलेज भेजा तालीम के लिए। तो बड़ी मुझे तो यही लगा कि मलेशियन पाकिस्तान को बड़ी अकीदत से देखते थे और हमेशा से उनकी ये ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, और ये यानी जो रिवायत जो थी ये चलती रही। और मुझे बहुत खुशी हुई कि वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान का दौरा किया है और उन पुराने जो लिंक्स हैं, पुराने रवाबत जो हैं, पुरानी रिवायात जो हैं, उन सब को एक दफ़ा से फिर यानी ताज़ा किया। वेरी राइट। डॉक्टर तलत अनवर साहब, अब कई मफाहमतों की यादाश्त पर भी दस्तखत हुए और उस पर यह गुफ्तगू की गई कि पाकिस्तान मलेशिया को क्या क्या चीज़ सप्लाई कर सकता है या मलेशिया पाकिस्तान को क्या चीज़ें जो है वो दरामद कर सकता है। क्वेश्चन इज़ दिस के अब हाईएस्ट लेवल पर एक फैसिलिटेशन हम कहेंगे ये हो गई है, अब उसका फॉलो अप आपके ख्याल में किसने करना है? मतलब ये जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं, चाहे हमने गोश्त वहाँ पे सप्लाई करना है, वहाँ से हमने पाम ऑयल लेना है मज़ीद, और यहाँ से या कि हमारी जो आईटी या दीगर सर्विसेज हैं वो खिदमात जो है मलेशिया को हमने जो है वो फराहम करनी है, इसका फॉलो अप कौन करेगा आइडियली आपके ख्याल में? जी, फॉलो अप के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, फॉलो अप के लिए ज़रूरी है कि जो लाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इसका फॉलो अप करें और देखें कि पाकिस्तान का इस वक्त करंट रेट जो है ना तकरीबन 400 मिलियन यूएस डॉलर है मलेशिया के साथ, जबकि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं 400 मिलियन यूएस डॉलर की, जबकि वहां से इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं 800-900 मिलियन डॉलर की। तो हमारा एक ट्रेड डेफिसिट है मलेशिया के साथ, और इसमें यानी 1.7-1.8 बिलियन यूएस डॉलर जो हमारा पर एनम रहता है 2-4-5 सालों में, ये रिकॉर्ड है। तो और इसमें पाकिस्तान ने काफ़ी तरक्की की है कि 100-200 मिलियन डॉलर से लेकर वो 400 मिलियन डॉलर तक पिछले 4-5 साल में ग्रो किया है पाकिस्तान ने। रैपिडली 17% पर एनम के हिसाब से ग्रोथ रही है। तो अब जो आप देखें कि इसमें पाकिस्तान इन्होंने जो एग्रीमेंट किए हैं वो 100 मिलियन डॉलर के जो यानी 100,000 टन के राइस करेंगे हम एक्सपोर्ट। ये MOU पे साइन किया गया है, और उसके साथ साथ जो है ना 200 मिलियन डॉलर का जो हलाल मीट है वो भी हमने एक्सपोर्ट करना है एवरी ईयर। बिल्कुल, बहुत थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। दूसरी जो ये जो है ये 400-500 मिलियन डॉलर की होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हैज अ ग्रेट पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट टू मलेशिया, जो कि तकरीबन 4 to 5 बिलियन यूएस डॉलर के
हमारा वो कौन कौन सी है। प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं कि जो आप समझते हैं कि इतने बड़ी वॉल्यूम में जो है एक्सपोर्ट की जा सकती है मलेशिया? जी, इनमें सबसे पहले तो सीमेंट है। सीमेंट में हम हाईली कम्पिटिटिव हैं, जो हम मलेशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आर्टिकल्स और अपैरल्स हैं, क्लोथिंग एसेसरीज हैं, बेड लिनन है। बेड लिनन तो हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ बड़ी तादाद में जा रही है, इनकी एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है। फिर मशीनरी है, मैकेनिकल अप्लायंसेज हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। इनमें खासा स्कोप है और इनमें हम कम्पिटिटिव हैं कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज। और तकरीबन 4 to 5 बिलियन US$ का जो स्टडीज हैं उन्होंने शो किया है कि इतना पोटेंशियल है और हमें ये पोटेंशियल जो है ना टैप करना चाहिए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो भी एक एरिया है जिसमें कि हम उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं और डॉलर अर्न कर सकते हैं। जी एम्बेसडर साहब, ये जो रीजनल सिचुएशन है और उसमें एक बहुत ही बड़ा इरिटेंट मौजूद है जिसका नाम है भारत। अब आप जितनी मर्जी कोऑपरेशन की कोशिश करें, तो जब तक वो इरिटेंट वहाँ पे रहेगा तो ये कोऑपरेशन सही मानों में कैसे ट्रांसलेट होगी इन रिजल्ट्स और फ्रूट्स? बात यह है कि इंडिया के साथ हमारे जो भी मसाइल हैं वो काफ़ी देर से चल रहे हैं। तो उसके बावजूद हमने जिन मुल्कों के साथ हमने ये समझा कि बामी तावन हो सकता है, हमने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। और मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट आती है, PIA बहुत मुद्दत से मलेशिया जाती है। तो बाकी जो तजारती रवाबत हैं वो तो ज़्यादा समुद्री रास्ते से होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हिंदुस्तान इसमें कोई ऐसी यानी ऑब्स्टेकल है नहीं। लेकिन हम जो बात करते हैं ना एक रीजनल कोऑपरेशन, जी, साग रिडंडेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ द वन कंट्री। इसके बाद अगर हम फार ईस्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, सो जो वो एक कॉरिडोर बनना चाहिए जो आपकी तिजारत बगैर किसी ख़तरे के होनी चाहिए, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया और चीन, जापान, इन ममालिक ने की है, सिंगापुर टू वन एग्जाम्पल। तो उन्होंने इस वजह से कि शायद उनके पास उनके सामने इस किस्म का कोई थ्रेट नहीं था या कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। मैं आपको बताऊं, ये हमें ना ज़रा ट्रेस करना चाहिए कि ये सारा कुछ कैसे तरक्की की है इन मुल्कों ने, राइट। और इनकी जो रीजनल कोऑपरेशन जो है, आसियान जो है, उसने कैसे ये मुकाम हासिल किया है। तो ब्रीफली यानी ये है कि ये जापान से शुरू हुआ और जापान के बाद कोरिया। तो जापान और कोरिया के लिए साउथ ईस्ट एशिया जो है, जिसको अब हम आसियान के नाम से भी जानते हैं, इसमें सारे जो ममालिक हैं, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ब्रुनाई है, ये सारे मुल्क हैं। तो ये वियतनाम, बिल्कुल। तो ये यानी फिर इकोनॉमिक जो थी ना, इकोनॉमिक टेक ऑफ जो थी, वो जापान और कोरिया के साथ इस एरिया में आ गई। चाइना का अपना सिस्टम था, बाद में चाइना फिर आ गया है, अब चाइना भी आ गया। तो ये आसियान जो है, ये एक बहुत अच्छी मिसाल थी कि कैसे रीजन में मुल्क जो हैं वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं। वाज माय पॉइंट कि अगर ये वहाँ तक आ गई थी और चाइना ने अपना वो एक रोल भी प्ले किया, तो ये आगे भी ट्रांसफ़र हो सकती थी। ये क्यों नहीं हुई? क्या मैं दुरुस्त हूँ कहने में कि एक रुकावट थी बहुत बड़ी जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रांसफर ना हो पाई? वो यानी सार्क की, आप इनडायरेक्टली आप सार्क की बात कर रहे हैं ना? सार्क को इंडिया ने सबोटाज किया हुआ है। और सार्क का जो था इनिशिएटिव वो बांग्लादेश ने लिया था शुरू में, उस वक्त बनी सार्क। और अभी भी जो हैं उनके जो हैं डॉक्टर यूनुस जो हैं, उन्होंने कहा है कि सार्क को रिवाइव करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कैसे यानी ये आगे चलता है। आज की जो खबर है वो ये है कि इंडियन जो हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा वो 17 तारीख को आएंगे SCO समिट के लिए। अच्छा, चलें, विशेस और हॉर्सेस। खैर, एनीवेज, डॉक्टर तलत अनवर साहब, ये जोग्राफिया की बात हो रही थी और बात वही थी कि मलेशिया ने तरक्की की, आसपास के जो ममालिक है तरक्की की, जापान जैसे भी एम्बेसडर साहब फरमा रहे थे कि एक उसका एक वो सेंटर पॉइंट था जहाँ से कि सारी की सारी ये चीज़ें शुरू हुई। लेकिन हम अपना जोग्राफिया तब्दील नहीं कर सकते, हमारे जो नेबरहुड है वो हमारे लिए बड़ा हॉस्टाइल है। इसके बावजूद इसको हमने बाईपास करना है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है।
उस आगे बढ़ने के लिए हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए आपके ख्याल में? मलेशियन एग्जाम्पल को आप मद्देनजर रखें अगर तो। जी थैंक यू वेरी मच जी। जहाँ तक ये हॉस्टिलिटी का ताल्लुक है ना, ये कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने फरमाया, और मैं इनसे एग्री करता हूँ, क्योंकि एक जो सी रूट है वो क्लियर है, और उस पे वहाँ से चाइना के भी शिप जाते हैं जो गल्फ से तेल लेके जाते हैं वाया स्टेट ऑफ मलाका जो कि सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान है। तो वहाँ से वो एक नैरो रूट है, लेकिन वहाँ अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, इंडिया का कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। लेकिन जो मैं ये बात कहूँगा ना, आपने आसियन के भी कॉन्टेक्स्ट में बात की कि आसियन ने हैव ग्रोन अप, और जो मलेशियन जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी आसियन का रेफर दिया। आसियन में जो बेसिक जो चीज़ थी ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन जो है, वो उसमें उनका बेसिक जो वो था थ्रस्ट था, वो टैरिफ रिडक्शन पे था, और दे हैड वेरी कंसेशनल टैरिफ अमंग द आसियन कंट्रीज, और ट्रेड बैरियर्स नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ ट्रेड प्रमोट हुआ। अब आप देखें ना कि 1990 मलेशिया का जो ट्रेड था 29 बिलियन यूएस डॉलर था, आज जो वो 250 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है। अब आप देखें कि इसी तरह वहाँ जो रीजन में जो कंट्रीज थे लाइक फिलिपाइन है और थाईलैंड है, उनका भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ यूएस डॉलर में ओनली बिकॉज ऑफ द टैरिफ। आप क्या पोटेंशियल सर देखते हैं कि अभी हमारा जो वॉल्यूम है वो लगभग $1 बिलियन के करीब खड़ा है जो पाकिस्तान और मलेशिया का है? आपने जैसे फरमाया अभी कि जो बैलेंस है वो हमारी फेवर में नहीं है, रिगार्डलेस कि बैलेंस किसकी फेवर में है या नहीं है, अगले चंद सालों में गिवन दिस विजिट ऑफ द मलेशियन प्राइम मिनिस्टर क्या देखते हैं आप, कितना आगे ये पोटेंशियल आगे जा सकता है, कितना हम इसको ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं? जी ये बैलेंस की बात नहीं होती, इंपोर्ट भी जो है ना ग्रोथ में को प्रमोट करती है। अगर यानी मलेशियन जो इंपोर्ट्स हैं वो भी काफी हाई हैं, और ट्रेड एज परसेंट ऑफ जीडीपी वहाँ तकरीबन 100% ऑफ जीडीपी है, इसके करीब करीब है, जबकि हमारा 30% ऑफ जीडीपी है। लेकिन जहाँ तक मैं पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का पोटेंशियल 4 to 5 बिलियन यूएस डॉलर का है एक्सपोर्ट्स का, इसी तरह 5 बिलियन डॉलर का तकरीबन या इससे कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल उनका भी है। तो ये डबल करें यानी उनकी एक्सपोर्ट्स का हमारी इंपोर्ट का, तो डबल करें तकरीबन 9 to 10 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाता है। तो इसको टैप करने की जरूरत है कि दोनों कंट्रीज जो है ना वो अपना इस पोटेंशियल को यूज करें, और उसका एक ही तरीका है कि टैरिफ को रिड्यूस किया जाए और ट्रेड बैरियर्स जो है ना उनको कम किया जाए। और इसमें इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं, इंडिया जो सबोटाइज कर सकता है वो एम्बेसडर साहब ने बोला है वो सार्क के हद तक है, और उसके बाद इनका मलेशिया से हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। मलेशिया तो हमारा एक फ्रेंडली मुस्लिम ब्रदर कंट्री है, और मैंने ये देखा है कि पिछले 20 सालों में जो ये मलेशिया ने और भी इदारों में जो है कोऑपरेट किया है, जिसकी एक मिसाल ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने बैंक ऑफ नगारा ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कोऑपरेशन की थी वर्ल्ड बैंक के ताउन से, जिसके नतीजे में स्टेट बैंक में रिफॉर्म हुई है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। उसका नतीजा ये निकला है कि वहाँ क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज ये सब काफ़ी ट्रिमेंडसली इम्प्रूव हुआ है। और मैं जब वहाँ था तो उस वक्त वो बैंक ऑफ निगारा थे, वहाँ के एडवाइजर आया करती थी, मेरी भी कई मीटिंग हुई है उनसे, तो वो बड़े एडवांस थे उस वक्त ही, 20 साल पहले हमसे बेहतर थे सेंट्रल बैंकिंग में और फाइनेंस में। अब जो दूसरा एरिया जहाँ हम बेनिफिट कर सकते हैं वो बैंकिंग का है, इंटरनेशनल बैंकिंग में उनसे हम कर सकते हैं, राइट। और उनका इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज में उनका बड़ा वो मलेशिया का अपना रोल रहा है। वेरी राइट। जो मैं दूसरी बात जी मैं डॉक्टर साहब मैं दोबारा आता हूँ, उसको आप मुकम्मल कर लीजिएगा, जरा वक्त बचा लूँ, एक आखिरी सवाल करना है एम्बेसडर साहब से। सर हमने नॉर्मली देखा है कि जो हमारे पाकिस्तानी जो बाहर जाकर काम करने की ख्वाहिश रखते हैं और उनकी बड़ी वैल्यूएबल सर्विसेज हैं, कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी में, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ में काम कर रहे हो, यूरोप में हो या अमेरिका में हो, फार ईस्ट की तरफ रुझान हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा। मलेशिया में भी जो पाकिस्तानियों की तादाद है वो बहुत कम है बनस्बत उसके जो इस वक्त अरब ममालिक में हमारे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। सो फार ईस्ट की तरफ हम कैसे देख सकते हैं, और क्या वहाँ पे हालात, माहौल, लोग, कल्चर, सकाफत, बाकी चीज़ें साजगार हैं, पोटेंशियल है इकोनॉमिकली भी कि जब पाकिस्तानी वहाँ जाएँ और उसी तरह कंट्रीब्यूट करें जैसे गल्फ कंट्री से यहाँ कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि एशिया इज़ नोन फॉर इट्स मैन पावर, तो मतलब बहुत मैन पावर है एशिया के अंदर, जबकि मिडल ईस्ट में, गल्फ रीजन में मैन पावर की कमी है। तो एक तो वो है,
पहली वजह जो है कि वहाँ बहुत से पाकिस्तानी गए। दूसरे उनको यानी लेबर चाहिए थी, वो हमने सप्लाई की है। मलेशिया में अच्छा हमारे लोग गए हैं जापान में, अब कोरिया जा रहे हैं। और मलेशिया में अगर मलेशिया में भी गए हैं लेकिन कम गए हैं। अगर प्रोस्पेक्ट्स हैं, अगर ओपनिंग्स हैं क्वालिफाइड लोगों के लिए तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अनक्वालिफाइड लोग उनके पास हैं, कोई उन्हें ज़्यादा नहीं शॉर्टेज नहीं है। अलबत्ता ये है कि इकोनॉमिक रिलेशंस, जो टेक्नोलॉजी का भी जिक्र हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र हुआ है, नए फील्ड्स जो हैं इनमें, और जो ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं उनमें भी जो कि आइडेंटिफाई हो गए हैं इस विजिट के दौरान, तो बहुत कुछ हो सकता है, बट मे बी नॉट इन द मैन पावर सेक्टर। ठीक। अच्छा सर, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, ये वो ममालिक हैं जिनमें, कतर टू बी अनदर एग्जांपल, जिन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से बहुत काम किया भी है और अभी तक करते हैं। लेकिन जो एक कोहेरेंट, एक जॉइंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, चाहे ओआईसी के प्लेटफॉर्म से हो या अदरवाइज हो, वो उस तरीके से अभी तक उस तरीके मटीरियलाइज या उसके रिजल्ट्स हमें आना शुरू नहीं हुआ। बात बहुत हुई, इसमें एक था भी कि एक ऐसा टेलीविज़न सेट बनाया जाएगा, टेलीविज़न नेटवर्क जो तमाम ममालिक के कंट्रीब्यूशन से हो और स्पेसिफिकली इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ काम करे। अभी भी जो विज़िट हुई, यकीनन इस्लामोफोबिया भी बात हुई होगी, मुसलमानों की हालत, और मिडल ईस्ट में जो इस वक्त खोज हो रहा है, आपके ख्याल में ये ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है इस चीज़ की कि हम कम अज़ कम जो एंटी मुस्लिम फोर्सेस काम कर रही हैं पूरी दुनिया में, उनको काउंटर करने के लिए कोई जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाएं? मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि ये दो मसाइल हैं। इस्लामोफोबिया का एक मसला है, लेकिन जारहियत का बड़ा मसला है। इस वक्त तो जारहियत का मसला, एग्रेशन जो है वो ज़्यादा अर्जेंट हो गया है। बिल्कुल। तो दोनों पे काम करना होगा। यूएन ने रेजोल्यूशन भी पास किया इस्लामोफोबिया के बारे में, तो इसमें बड़ी गुंजाइश है, बड़ी एफर्ट्स करने की। मतलब ये ममालिक हैं कि जैसे सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया की जो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका एक इन्फ्लुएंस भी है और एक अच्छी आवाज़ भी बन सकते हैं ये मुसलमानों की, अगर एक मिल जाए ये आवाज़ किसी प्लेटफॉर्म पे, या नहीं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। ठीक, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जी। फाइनली डॉक्टर तलत अनवर साहब, अब आप तो अपनी बात मुकम्मल कर लें, और दूसरी बात यही कि अब इस विजिट के बाद जो हमारा फर्दर कोऑपरेशन होना है, आपके ख्याल में वो किन किन फील्ड्स में फौरी तौर पर होना चाहिए, लाइक शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हैं दोनों ममालिक के माबैन, वो क्या हो सकते हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ट्रेड में एक ह्यूज पोटेंशियल है जिसको टैप करने की ज़रूरत है। तो उनमें जिनमें हम कर सकते हैं, हमें जो सबसे पहले तो उनसे एक ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप जो है वो अगर हो जाए, जिसमें हम अपने टैरिफ जो है ना बायलैटरली रिड्यूस कर सकें, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि सीमेंट जो है वो हम काफ़ी कम्पिटिटिव हैं, और अगर वो दूसरे कंट्रीज से सीमेंट ले रहे हैं वो फिर हमारे कंट्रीज के फेवर में टोटली पड़ जाएगी, तो हम सीमेंट की एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। फिर क्लोथिंग है, बेड लिनन है, ये कॉटन टेक्सटाइल है, और राइस एक्सपोर्ट्स है। राइस एक्सपोर्ट्स का तो क्वांटिटी टर्म में ये गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ एक कामयाबी है कि उन्होंने क्वांटिटी टर्म में एक MOU साइन किया कि इतनी क्वांटिटी हम 100,000 टन जो है ना वो इंपोर्ट करेंगे। उसकी ज़रूरत यूँ है कि जी हमारे राइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है इस साल। हमारी राइस की जो एक्सपोर्ट्स है इट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन यूरोपियन यूनियन, और उन्होंने हमारी काफ़ी सारी कंसाइनमेंट जो है ना वापस भेज दी है। उसके बुनियादी वजह ये है कि हमारी राइस में कुछ केमिकल के ऐसे चीज़ें पाई गई हैं, वहाँ उन्होंने बैन कर दिया है कुछ कंट्रीज़ में। तो ज़रूर अब ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने इसको क्वांटिफाई किया और कहा है कि हम लेंगे। राइस के अलावा दूसरे जो है ना मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मैकेनिकल इक्विपमेंट है, और दूसरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, इनमें काफ़ी पोटेंशियल है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखें ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मलेशिया ने बहुत ही तरक्की की है। वेरी राइट। यानी मैं बताता हूँ अपने थोड़ा एक्सपीरियंस कि जब मैं इंग्लैंड में अपना PhD कर रहा था तो वहाँ मलेशिया से हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट वो स्कॉलरशिप पे भेजते थे, जबकि हमारे यहाँ 5-10 स्टूडेंट होते थे यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे होते, उनके हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। उसके नतीजे में वो IT में होते थे, वो वापस गए। वापस जाने के बाद उन्होंने अपने मुल्क में IT सेक्टर को डेवलप किया,
and now they are earning, वी कैन टेक दिस एग्जांपल, जैसे आपने अभी फरमाया कि इस मिसाल को सामने रखते हुए हम भी इस पे काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करेंगे अगर ह्यूमन रिसोर्स में, बच्चों की तालीम में, हायर एजुकेशन में और उसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें, तो यकीनन ये इन द लॉन्गर रन आपको बेनिफिट करेगा, जैसे मलेशिया को किया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर तलत अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एम्बेसडर सईद खालिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।